ओम कहाँ हैं आजकल आप? ओम इज लाइक सर घर पे ही हूँ। राइट। चांदनी गुड इवनिंग। कौन है आज हमारे क्लास में नया? नम्रता इज न्यू। यस सर। अच्छा। नम्रता क्या स्कूल में एग्जाम चल रहा था आपका? आई टेक इट एज अ यस। व्हेन नो आंसर कम्स लेट्स टेक इट एज अ यस। ऑलराइट, चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक ऑफ योर इकोलॉजी। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मैं इसका वेटेज भी शेयर कर दूंगा। सो बेसिकली एक चैप्टर का वेटेज काफी अच्छा हो जाता है। लाइक जनरली यू कैन गेट टू सी एटलीस्ट टू क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर में से आपके दो क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं। और अभी इस चैप्टर को काफी कम कर गया। पहले एक चैप्टर काफी लेंदी हुआ करता था, बट इसमें जो इनिशियल पार्ट था, बायोटिक फैक्टर, हैबिटेट, नीचे, वो सारा निकल चुका है। सो जनरली यू गेट टू सी अराउंड टू क्वेश्चंस यू फाइंड कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। चैप्टर काफी अच्छा है, टॉपिक्स भी काफी अच्छे हैं, कुछ नई चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगी यहाँ पे इन दिस चैप्टर ऑफ माई ऑक्सीजन पॉपुलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। We still have three lectures before the weekend, so let's try to cover a large chunk of this chapter. चलो, यहाँ पे आपकी कहानी स्टार्ट होती है आपके एक टर्म के साथ, दैट्स माय पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन को अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ, देन इट हैज टू बी अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज। ऑफ इंडिविजुअल्स belonging to a same species. That is called as my population. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पॉपुलेशन। एक ग्रुप है इंडिविजुअल्स का जो एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, एंड उसके लिए हम यहाँ पे पॉपुलेशन टर्म यूज करेंगे। जैसे हम जब आई कैन कॉल इट एज अ पॉपुलेशन, उन्हीं का आपका माइक कौन है? सो वी कैन कॉल द ह्यूमन बींग्स एज अ राइट नाउ ऑल द पॉपुलेशन इज सिटिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, राइट? सो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू अ सेम स्पीशीज इज कॉल्ड एज माय पॉपुलेशन। सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे ये है। ये कौन से डियर है, बता सकता है कोई यहाँ पे? कोई नहीं बता सकता। कैसे चलेगा बेटा, ऐसे कैसे चलेगा? सुना है स्पॉटेड डियर का नाम? यस सर। नो सर। ये सुना? ठीक है। सो यहाँ पे स्पॉटेड डियर, ये एक पॉपुलेशन होता है आपके डियर का। जनरली अगर आप कोई फॉरेस्ट में जाते हो घूमने के लिए, तो सबसे पहले यही दिखता है। कुछ दिखे ना दिखे, ये तो दिख ही जाते हैं। दैट इज दैट कॉमन। सो दैट इज योर स्पॉटेड डियर, विल गेट टू सी। अगर आप कभी, वो एक वी हैव दिस वन जू नियर बाय कांगड़ा, गोपालपुर जू में अगर आप कभी जाते हो हिमाचल के, ये वहां पे भी बहुत सारे रखे हैं उन लोगों ने वहां पे। यस। इट्स अ वेरी कॉमन डियर यू विल फाइंड इन इंडिया। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इट्स अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पॉटेड डियर, बिकॉज आपके पास 10-12 सामने आपके यहाँ पे खड़े हुए हैं, एंड दे ऑल बिलोंग टू अ सेम स्पीशीज। एक ही स्पीशीज है ना वहाँ पे, मेल है फीमेल है, बट दे बिलोंग टू अ सेम स्पीशीज। सो दैट्स अ पॉपुलेशन ऑफ माय स्पॉटेड डियर। सो आई कैन क्लियरली से दैट्स अ पॉपुलेशन ऑफ योर, दैट इज अ पॉपुलेशन ऑफ स्पॉटेड डियर। उसी तरीके से ये भी आपके यहाँ पे दिख जाएगा। सो आपके राइट साइड में जो आपके बर्ड है, ये तो आपने सबने देखे ही होंगे। यस। Yes, sir. यस सर। रिंग्ड पैराकीट, इन्हें हम कहते हैं आप एज अ रोजरिंग पैराकीट। आप लोग पैरेट पैलेट बोलते होंगे, लेकिन आपको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जीव विज्ञान के छात्र हैं। आपको बोलना चाहिए रोजरिंग पैराकीट ओनली, क्योंकि ये पैरेट नहीं है, ये पैराकीट है। पैरेट सिर्फ एक ही स्पीशीज मिलती है इंडिया में, वो भी आपको मिलेगी नहीं आपके एरिया में ढूंढने के लिए, क्योंकि वो मिलती है आपको केरला में। सो रोजरिंग पैराकीट की यहाँ पे आपको पॉपुलेशन दिख रही है। सो आपके पास 4-5 इंडिविजुअल आपके सामने यहाँ पे बैठे हुए हैं, एंड दे बिलोंग टू सेम स्पीशीज। सो दैट्स अ पॉपुलेशन ऑफ रोजरिंग पैराकीट। सिमिलरली आई कैन से शुगर केन, 10-12 शुगर केन आपके सामने यहाँ पे खड़े हैं। सो दैट इज अ पॉपुलेशन ऑफ अ शुगर केन। ठीक है। सो पॉपुलेशन समझना, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज।
A population has a certain attributes whereas an individual organism does not. एक पॉपुलेशन के अंदर कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल के अंदर वो एट्रीब्यूट्स आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं. एन इंडिविजुअल मे हैव अ बर्थ और डेथ, बट अ पॉपुलेशन हैज अ बर्थ रेट एंड अ डेथ रेट. एक पॉपुलेशन में आपको हमेशा एक बर्थ रेट और डेथ रेट का टर्म आपको हमेशा देखने के लिए वहां पे मिल जाता है. सो लेट्स ट्राई टू सी द एग्जांपल. कौन सा एनिमल है ये आपके सामने? क्या है? कैमेलियन? हाँ, कैमेलियन. दैट इज अ कैमेलियन इन फ्रंट ऑफ यू. इमेजिन करो एक फॉरेस्ट में यू हैव नंबर ऑफ कैमेलियन, राइट. एक फॉरेस्ट के अंदर आपके कई सारे कैमेलियंस आपके यहाँ पे रहते हैं. अब इसके अंदर अगर मैं कहता हूँ कि मैं भेजता हूँ अपूर्वा को, कहता हूँ कि अपूर्वा पता लगाओ कि वहां पे कैमेलियन की पॉपुलेशन वहां पे रह रही है, उनका बर्थ रेट डेथ रेट पता लगाओ. सो व्हाट शी विल डू? सो अगर आपको बर्थ रेट पता लगाना हो, इफ यू वांट टू नो द बर्थ रेट, तो आपको इनिशियली कुछ इंफॉर्मेशन आपको वहां पे होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कि प्रेजेंट पॉपुलेशन वहां पे कितना है. सो व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ कैमलियन राइट नाउ ओवर देयर. सो पॉपुलेशन वहां पे है कितना. तो समझो आप गए जनवरी के महीने में और आपने देखा कि वहां पे जो पॉपुलेशन है वहां पे वो है वहां पे लेट्स से 10 कैमलियन वहां पे दिखते हैं. ठीक है. आपने देखा एक साल के अंदर इन स्पैन ऑफ 1 ईयर, इन स्पैन ऑफ 1 ईयर उन 10 में से मतलब उन्होंने कुछ एगले किए, नए बेबीज हुए उनके, और आपके यहाँ पे ऐड हो गए अराउंड और 8 कैमलियन. 8 वर द न्यूली एडेड. सो न्यू बॉर्न or I would say newly added. So that's my newly added population. तो 8 हमने यहाँ पे डाल दिया है, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 18 हो गए यहाँ पे. बट हमें फाइंड करना है यहाँ पे हमारा बर्थ रेट. सो बर्थ रेट फाइंड करने के लिए सिंपल सा हिसाब का यहाँ पे होता है दैट नंबर ऑफ न्यू बॉर्न अपॉन टोटल पॉपुलेशन. और जब मैं यहाँ पे करूंगा माई आंसर इज गोइंग टू बी माई 0.8. तो 0.8 जो मुझे यहाँ पे मिल जाए, 0.8 इज माई बर्थ रेट. दिस इज द बर्थ रेट. इस पॉपुलेशन के अंदर आई एम फाइंडिंग कि आपके अराउंड लाइक 0.8 मेरे यहाँ पे बर्थ रेट है. और मैंने कैसे फाइंड किया? द नंबर ऑफ न्यूली बॉर्न इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ न्यू बर्थ अपॉन टोटल पॉपुलेशन. ये मैंने करके मेरे यहाँ पे बर्थ रेट पता लगा लिया. वैसे ही मैं पता लगा सकता हूँ कि मेरे यहाँ पे डेथ रेट कितना होगा. कि आपने देखा कि मेरे एक साल के अंदर कितनों की डेथ हुई वहां पे. आपने लगा कि 8 आपके वहां पे नए ऐड हुए, बट उसी एक साल के अंदर समझो कि आपके 2 की डेथ भी हुई थी वहां पे. आपने देखा कि इन दैट 1 ईयर 2 कैमलियन की यहाँ पे डेथ भी हुई थी. सो इन दैट 1 ईयर 2 कैमलियन एक्चुअली डाइड. तो अगर 2 की वहां पे डेथ हुई थी तो हम डेथ रेट भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. अब डेथ रेट कैलकुलेट करना भी बड़ा आसान है. आप यहाँ पे द नंबर ऑफ डेथ अपॉन टोटल पॉपुलेशन. सो नंबर ऑफ डेथ अपॉन टोटल पॉपुलेशन हम यहाँ पे करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 0.2. सो 0.2 आपका बनेगा आपका यहाँ पे एज अ डेथ रेट. दिस 0.2 ओवर देयर विल बिकम माय डेथ रेट. ठीक है. तो याद रखना है सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट बर्थ रेट डेथ रेट. आप हमेशा यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो एक पॉपुलेशन के अंदर. ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया. जनरली पॉपुलेशन काफी बड़ा होगा, 100-200 का होगा. एंड देन उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि कितने वहां पे बर्थ हुए और कितने आपके यहाँ पे डेथ हुई वहां पे. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन कैलकुलेट योर डेथ रेट एंड बर्थ रेट. अब इसके बेसिस पे आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या मेरा पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है या मेरा पॉपुलेशन आपका बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है. अब याद रखना मुझे यहाँ पे बर्थ रेट मिल गया, मुझे यहाँ पे डेथ रेट मिल गया. जब मेरे पास 2 वैल्यू आती है देन आई कैन यूज देम टू कैलकुलेट माय ग्रोथ रेट. जब मेरे पास ये 2 वैल्यू आती है ना, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज माय ग्रोथ रेट. एक टर्म होता है आपका यहाँ पे, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज योर ग्रोथ रेट. एंड ग्रोथ रेट इज इक्वल टू योर बर्थ रेट माइनस डेथ रेट. तो अगर उस फॉर्मूला के साथ हम यहाँ पे देखें तो यू विल हैव 0.8 माइनस 0.2 और यहाँ पे जो मेरा ग्रोथ रेट निकल के आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर 0.6. तो 0.6 मेरा यहाँ पे ग्रोथ रेट है. और ग्रोथ रेट को हम नॉर्मली डेजिग्नेट करते हैं विद स्मॉल आर. सो ग्रोथ रेट को हम डेजिग्नेट करते हैं यहाँ पे एज अ स्मॉल आर. तो ये है मेरे यहाँ पे 0.6 वाला मेरा यहाँ पे वैल्यू आ चुका है. तो याद रखना आप जब एज अ इकोलॉजिस्ट आप काम करते हो फॉरेस्ट के अंदर, देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ रेट.
क्योंकि वो जानना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप पता लगा सकते हो कि मेरा पॉपुलेशन बढ़ेगा या कम होगा। अब एक बात याद रखना, आपका ग्रोथ रेट का नंबर नेगेटिव में आ सकता है। आपका ग्रोथ रेट का नंबर आपका नेगेटिव में आ सकता है। क्यों आ सकता है? अगर नंबर ऑफ डेथ ज्यादा हुई कंपेयर टू माई नंबर ऑफ बर्थ, अगर नंबर ऑफ डेथ मेरी वहां पे ज्यादा हुई कंपेयर टू माई नंबर ऑफ बर्थ, तो मेरा ग्रोथ रेट का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में आ सकता है। अगर मेरा वैल्यू नेगेटिव में आता है तो समझ जाना द पॉपुलेशन विल डिक्लाइन। आपकी पॉपुलेशन टाइम के साथ साथ वहां पे डिक्लाइन करेगी। तो एक साल के अंदर अगर मेरा ग्रोथ रेट यहाँ पे आ रहा है 0.6, एंड इफ आई से कि मेरा पॉपुलेशन अगर मेरा यहाँ पे 0.6 इस ग्रोथ रेट से बढ़ेगा, देन वो इंक्रीज ही करेगा। बट अगर मेरी वैल्यू नेगेटिव में आती है, देन आई विल से कि ये सही बात नहीं है। अगर ऐसा ट्रेंड कंटिन्यू रहा, देन आई विल फाइंड द पॉपुलेशन विल डिक्लाइन। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द ग्रोथ रेट ओवर हियर। और इस तरीके से हमने यहाँ पे हम लोग बर्थ रेट और डेथ रेट इस तरीके से पता लगा सकते हैं, और उसकी वजह से आई कैन गेट टू नो द ग्रोथ रेट ओवर हियर। अब आप यहाँ पे देखो लोटस प्लांट को, आप यहाँ पे देखो लोटस प्लांट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इफ देयर आर 20 लोटस प्लांट इन द पॉन्ड, 8 आर न्यूली प्लांट, 8 आर न्यू प्लांट्स, इनमें से 8 आपके नए प्लांट बने, आर एडेड थ्रू रिप्रोडक्शन ओवर हियर। द बर्थ रेट इज गोइंग टू बी योर 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। कैसे किया उन्होंने यहाँ पे? दे डिड देयर 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लोटस प्लांट, एंड दैट्स व्हेन दे रिसीव द आंसर ऑफ माय 0.4। तो 0.4 यहाँ पे बन जाता है मेरा यहाँ पे बर्थ रेट। दैट इज माय बर्थ रेट ओवर है। तो यहाँ पे मुझे मेरा बर्थ रेट मुझे यहाँ पे मिल गया। सो आई हैव रिसीव्ड माय बर्थ रेट, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे फ्रूट फ्लाई का भी एग्जांपल लेके रखा हुआ है। इफ 4 फ्रूट फ्लाई डाइज इन द लेबोरेटरी ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 40, 4 की डेथ हो गई 40 में से। अब आपको बोला कि कैलकुलेट करो व्हाट इज योर डेथ रेट यहाँ पे। तो अगर मुझे यहाँ पे डेथ रेट कैलकुलेट करना होगा तो मुझे कुछ ज्यादा यहाँ पे करना नहीं है। आई सिंपली हैव टू डिवाइड, मेरी कितने की यहाँ पे डेथ हुई, मेरी 4 की यहाँ पे डेथ हुई है, तो 4 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, एंड आई विल गेट 0.1 इज माय डेथ रेट। तो हमेशा याद रखना, इस तरीके से आप ग्रोथ रेट और डेथ रेट अपने यहाँ पे फाइंड करते हो। सिंपल है, काफी सिंपल है, इसमें तो कुछ ज्यादा टफ है नहीं ना। सिंपल लग रहा है, नहीं लग रहा, या इसमें भी डिफिकल्ट लग रहा है आपको? सिंपल है सर। बहुत सिंपल है, आगे जाके डिफिकल्ट करेंगे इसे हम थोड़ा, नहीं तो मजा नहीं आएगा फिर। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन इज द सेक्स रेशियो। एक और एट्रीब्यूट जो आपका होता है आपके पॉपुलेशन का, वो आपका होता है सेक्स रेशियो। जैसे ह्यूमंस में भी आपने देखा होगा कि एक सेक्स रेशियो के बारे में बात की जाती है कि मेल का कितना है, फीमेल का कितना है। फॉर एवरी 1000 मेल्स यू हैव 900 फीमेल्स, सम काइंड ऑफ सेक्स रेशियो इज बीन ऑलरेडी गिवन। वैसे ही सेक्स रेशियो आपके पॉपुलेशन में भी आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाता है। एन इंडिविजुअल इज इधर मेल और अ फीमेल, बट अ पॉपुलेशन हैज अ सेक्स रेशियो। एक पॉपुलेशन के अंदर आप सेक्स रेशियो की बात करते हो। 60% of the population are going to be the females, 40% are going to be the males। ऐसा आप वैल्यूज यूज करते हो। तो अज्यूम करते हैं कि समझो अगर तमनप्रीत लेपर्ड की पॉपुलेशन को स्टडी कर रही है एक फॉरेस्ट में, तो पता लगाने की कोशिश करेगी वहां पे सेक्स रेशियो क्या है, मेल्स कितने, फीमेल्स कितने हैं। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि आपका पॉपुलेशन कैसे आगे बढ़ेगा। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सेक्स रेशियो पता करना भी एक पॉपुलेशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय एज पिरामिड। यहाँ पे हम एज पिरामिड की बात करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर माय एज पिरामिड आर गोइंग टू बी डूइंग ओवर हियर। तो जब भी मैं यहाँ पे एज पिरामिड की बात करता हूँ, तो पहले तो आपको यहाँ पे मैं 3 टर्म्स समझाना चाहूंगा। ये 3 टर्म्स को ध्यान से सुनना। So I will give you 3 terms over here. Now these 3 terms are going to be, अगर एक आपके सामने एक पॉपुलेशन है, समझो मैं आपके सामने कुछ बच्चों को खड़ा कर देता हूं, और वो बच्चे हैं 4th कक्षा के, तो मुझे एक बात बताइए, वो बच्चे कौन से ग्रुप में आएंगे? विल दे कम अंडर द रिप्रोडक्टिव एज और प्री रिप्रोडक्टिव एज? प्री-रिप्रोडक्टिव एज। So, एक आपका होता है यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव एज। तो इसमें सारे आपके आते हैं छोटे बच्चे और टीनेजर्स, ऑल ऑफ देम विल कम अंडर द प्री रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, अगर मैं सामने एक पॉपुलेशन रखता हूं जो आपका आ रहा है 25 से लेके 40 साल तक के एज के बीच में, देन आई कैन कॉल देम एज अ रिप्रोडक्टिव एज। दैट्स माय रिप्रोडक्टिव एज।
बल्कि 40 से ज्यादा ही आएगा, बट दैट इज माई रिफ्लेक्टिव एज। ठीक है, एंड देन यू हैव अ पॉपुलेशन विच इज 65 और 90 के बीच में। 65 और 90 के बीच में जो आपके यहाँ पे पॉपुलेशन आपकी रहेगी, दैट पॉपुलेशन विल बी अंडर द पोस्ट रिफ्लेक्टिव एज, राइट? सो दैट विल बी इन द पोस्ट रिफ्लेक्टिव एज। So now you have three groups over here. You have a pre-reproductive and post. So you have a post-reproductive age. अब ये जो आपके तीन ग्रुप्स हैं, आप ये चीज आप ध्यान से समझो इस बात को, ये तीनों ग्रुप्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इन ग्रुप्स को जान के या इन ग्रुप्स के नंबर को समझ के आप बता सकते हो कि मेरा पॉपुलेशन वहां पे इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एनिमल का एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ, लेट्स मी टेक एग्जाम्पल ऑफ लेट्स से लायन। मैं अगर लायन का यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, तो लायन की जनरली जो एज होती है वो आपकी लाइक समझो 15 साल तक की होती है, राइट? इफ यू हैव अ एज ऑफ लायन जो आपकी रहती है, आपकी 15 साल जितनी की आपकी लायन की एज रहती है यहाँ पे। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि लायन की एक पॉपुलेशन है, हमारे पास 100 लायंस है, तो आप बोलोगे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, 100 लायंस है, बहुत बढ़िया, इसको हम 400 करेंगे 2 साल के अंदर। एज अ पार्क रेंजर हम इन्हें पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। सो दैट्स व्हाट यू से। तो मैंने आपको 100 लायंस यहाँ पे दे दी है और बोला कि इसकी पॉपुलेशन बढ़ाओ। लेकिन जब तुम इनके एज ग्रुप को आप स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है कि 100 में से आपके 75 जो है दे आर 3 months कब। सो बहुत छोटा पॉपुलेशन है आपका यहाँ पे, जो आपका लाइक रिप्रोडक्टिव एज में आपका यहाँ पे आ रहा है, राइट? मतलब आपका 75 आपके 3 मंथ के कब से यहाँ पे, राइट? एंड उसमें से यू स्टिल हैव 15 पॉपुलेशन आपकी ऐसी है विच इज एट द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स ऑफ एज के अंदर वो आ रहा है। तो आप मुझे यहाँ पे देख के बताओ, ये जो मेरा 75 का जो यहाँ पे नंबर मेरा यहाँ पे आपके सामने, दिस 75 नंबर, ये मेरा कौन से ग्रुप में आएगा, प्री या पोस्ट? इज माय प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, और ये जो आपका ग्रुप आएगा मेरा, जो बिल्कुल ओल्ड लायन है, ये हंड भी नहीं कर सकता खुद से, मतलब किसी और पे डिपेंड करता है खाने के लिए, दैट इज माय पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। अब जब आप ये चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो, व्हेन यू आर एक्चुअली एबल टू ऑब्जर्व दिस थिंग, आपको पता चलता है कि आपके पास वायबल पॉपुलेशन तो बहुत कम है। वायबल पॉपुलेशन आपका रहा कितना, सिर्फ 15 का ही रहा, नॉट इवन 15, राइट? ओके, यू हैव ओनली 10 पॉपुलेशन, 10 आपके पास वहां पे रह गए, जो आपके पास यहाँ पे वायबल पॉपुलेशन आपको वहां पे रह जाएगा। सो यू ओनली हैव 10 इंडिविजुअल्स हु आर इन द रिप्रोडक्टिव एज। बेटा अगर ऐसी बात है तो ये पॉपुलेशन कभी भी आपका खत्म हो सकता है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज आपके पास वायबल पॉपुलेशन कितना छोटा है। द वायबल पॉपुलेशन यू हैव, वायबल पॉपुलेशन मतलब वो होता है जो नई जनरेशन को ऐड कर सकता है। अब सिंपल सी बात है ना, ये 3 महीने के जो कब्स हैं, ये तो नई जनरेशन को ऐड नहीं कर सकते, अभी तो हमें वेट करना पड़ेगा फॉर देम टू बिकम द एडल्ट, राइट? जो मेरे एकदम एजेड है यहाँ पे, वो भी अब उनकी भी एज जा चुकी है, सो दे कैनॉट ऐड द न्यू पॉपुलेशन। और जो मेरे रिप्रोडक्टिव एज वाले जो मेरे यहाँ पे, वो मेरे यहाँ पे काफी कम है। तो याद रखना, एक पॉपुलेशन अगर बड़ी है, यू एक्चुअली हैव टू अंडरस्टैंड कि उसके अंदर मेरा प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव कंडीशन मेरी वहां पे कैसी है, या पॉपुलेशन मेरी वहां पे कैसी है, वो डिटरमाइन करता है कि मेरा पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। दैट थिंग इटसेल्फ डिटरमाइंस कि मेरा पॉपुलेशन वहां पे इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अब इवन तो मैंने आपको यहाँ पे 100 लाइन देख रखे हुए हैं, जब आपने स्टडी किया तो आपको रियलाइज हुआ कि सर ने तो गलत पॉपुलेशन दे दिया हमें, सर ने गलत पॉपुलेशन हमें दे दिया यहाँ पे, एंड अब हम इनको कहाँ से बढ़ाएंगे। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहाँ पे इन ग्रुप्स को आप जब स्टडी करते हो, समथिंग हैपेंड, जब आप इन ग्रुप्स को यहाँ पे आप स्टडी करते हो, ओके, सो दिस इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर देयर। ठीक है, अब देखो इसे हम यहाँ पे समझते हैं थोड़ा और डिटेल के अंदर। तो ये हमने देखा, सो यहाँ 3 ग्रुप्स ओवर देयर, आपके सामने यहाँ पे 3 ग्रुप्स आपको हमें मिल जाएंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव लाइक 3 पिरामिड्स, आपके 3 पिरामिड्स आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलते हैं। सो यू विल हैव 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड ओवर हियर यहाँ पे। तो पिरामिड में यहाँ पे कौन से,
So you have a expanding pyramid, stable pyramid and declining pyramid. अब एक्सपांडिंग पिरामिड में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ये जो नीचे आपको ये जो येलो बार आपको दिख रहा है ना, दैट येलो बार इज अ बार फॉर माय प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स. ये मेरा येलो बार फॉर माय प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन. ठीक है, सारे मतलब मेरे यंग बच्चे हैं यहाँ पे, दे आर ऑल माय यंग पॉपुलेशन ओवर देयर. ठीक है, देन ये जो ब्लू लाइंस आपको बार यहाँ पे दिख रहे हैं, दीज बार ओवर देयर आर द एग्जांपल ऑफ माय रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन. दिस इज माय रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन. ये मेरी वो पॉपुलेशन है यहाँ पे मेरी, जो यहाँ पे मेरी ऐड कर सकती है न्यू पॉपुलेशन को. दैट्स माय रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, राइट. और जो मेरा यहाँ पे पर्पल पिंक है जो मेरा यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी योर पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन. ये मेरे यहाँ पे बन के आते हैं मेरे यहाँ पे एज अ पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन. तो आपके पास यहाँ पे 3 ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि एक्सपांडिंग के अंदर आपको पता है क्या मिलेगा देखने के लिए, हमेशा एक्सपांडिंग के अंदर यू विल हैव अ वेरी ब्रॉड बेस. एक्सपांडिंग की जब आप यहाँ पे स्टडी करते हो, व्हेन यू स्टडी द एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, तो आपको हमेशा मिलेगा आपका ब्रॉड बेस. यू विल हैव अ ब्रॉड बेस ओवर देयर. आपको ब्रॉड बेस मिलता है एंड देन उस ब्रॉड बेस के ऊपर आपको मिलेगी आपकी वो वाली पॉपुलेशन विच इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टिवली एक्टिव पॉपुलेशन. एंड देन ऑन द टॉप यू विल हैव अ पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन जो आपकी यहाँ पे है, दैट इज फॉर माय सीनियर सिटीजन. जो पॉपुलेशन मेरी जा चुकी है, which has gone beyond the reproductive age. अब जब आपके सामने एक्सपांडिंग टाइप का पिरामिड आए तो समझ जाना ये पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा. दिस पॉपुलेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. दिस पॉपुलेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. तो जब आपको ऐसा पॉपुलेशन अगर आपको यहाँ पे दिख जाए, इफ यू हैपन टू सी सच काइंड ऑफ पॉपुलेशन, देन याद रखना सच पॉपुलेशन इज गोइंग टू इंक्रीज. दिस इज माय एक्सपांडिंग पॉपुलेशन. ये है मेरा यहाँ पे एक्सपांडिंग पॉपुलेशन. और एक्सपांडिंग पॉपुलेशन आज की डेट में आपको मिलेगा देखने के लिए इंडिया में, दैट्स द बेस्ट एग्जांपल, एंड आल्सो इन चाइना. ये बात तो आप लोग जानते हो ना कि हमारा पॉपुलेशन काफी इंक्रीज कर रहा है. और आपने ये बात भी सुनी होगी कि इंडिया में यू हैव अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ यूथ. हमारे यूथ का नंबर काफी ज्यादा है उसके अंदर. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग. सो एक्सपांडिंग पॉपुलेशन में याद रखना आपका जो बेस होगा, बेस विल बी वेरी ब्राइट, राइट. ये आपका बहुत लाइक वाइड आपका यहाँ पे बेस होगा. देन उससे कम आपके होंगे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स एंड सबसे कम आपके यहाँ पे होंगे आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स. विल हैव अ लेस अमाउंट ऑफ माय दिस. इनका नंबर यहाँ पे होगा, सो विल बी माय, दिस इज माय पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप, जिनका नंबर आपके यहाँ पे रहेगा कम. हाईएस्ट विल बी माय रिप्रोडक्टिव ग्रुप ओवर देयर. ठीक है, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे एक्सपांडिंग पॉपुलेशन. सिमिलरली यू विल ऑल्सो हैव अ स्टेबल पॉपुलेशन. अब स्टेबल पॉपुलेशन में यहाँ पे क्या मिलेगा आपको देखने के लिए, इफ यू ऑब्जर्व द स्टेबल पॉपुलेशन, तो स्टेबल पॉपुलेशन के अंदर आपको क्या मिलेगा, दैट यू विल हैव अ बेस. बेस हमेशा आपका रहता है यहाँ पे ऑफ द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स प्री का. सो आई जस्ट राइट प्री ओवर हियर, आप समझ जाना. ठीक है, अब जो मेरा यहाँ पे प्री का बेस है ना, ऑलमोस्ट उतना ही है मेरा यहाँ पे रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का बेस. ऑलमोस्ट उतने ही मेरे पास यहाँ पे है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स. सो जितने मेरे यहाँ पे प्री है उतने ही है मेरे पास यहाँ पे रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, राइट. सो आई हैव ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ माय रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स ओवर देयर. इनमें ज्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. बट जो मेरे एजेड पॉपुलेशन है वो थोड़ी यहाँ पे कम रहेगी. दैट पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी स्लाइटली लेस, राइट. दिस इज माय पोस्ट पॉपुलेशन. दिस इज माय पोस्ट पॉपुलेशन. अगर आपको ऐसा पिरामिड देखने के लिए मिलता है, इफ यू हैपन टू सी सच काइंड ऑफ पिरामिड, दिस काइंड ऑफ पिरामिड इज कॉल्ड एज माय स्टेबल पिरामिड. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्टेबल पिरामिड. ये मेरा यहाँ पे है स्टेबल पिरामिड. स्टेबल पिरामिड का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सो यूएसए एक आपका बहुत बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे बन जाता है. सो यूएसए इज अ कंट्री विच हैज दिस काइंड ऑफ पिरामिड. सो यूएसए जो आपके यहाँ पे कंट्री है, दैट हैज दिस काइंड ऑफ पिरामिड. दैट मीन्स प्री का नंबर और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर ऑलमोस्ट सेम होता है, पोस्ट थोड़े आपके यहाँ पे कम होते हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय स्टेबल पिरामिड. ठीक है, तो याद रखना एक्सपांडिंग आपका काफी ट्रायंगुलर होता है और स्टेबल पिरामिड आपके यहाँ पे जो रहेगा वो आपका बेल शेप्ड होगा. अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करोगे ना, इट लुक्स लाइक अ बेल. बेल जो नहीं होता मंदिर में जो होता है वो वाला. सो इट इज एक्चुअली अ बेल शेप्ड. आपके यहाँ पे आपका होगा बेल शेप.
और ये तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज मोर लाइक अ पिरामिड, ये तो आपका पिरामिड की तरह आपको यहाँ पे दिख रहा है, लुक्स लाइक अ पिरामिड इटसेल्फ, पिरामिड या ट्रायंगुलर आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, सो यू कैन वेरी क्लियरली सी ओवर हियर कि स्टेबल पिरामिड के अंदर आपका जो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, आपका पीरियड पॉपुलेशन, वो ऑलमोस्ट आपके यहाँ पे सेम होता है, एंड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज विल बी स्लाइटली लेसर ओवर देयर, और इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्टेबल पॉपुलेशन, और स्टेबल पॉपुलेशन विल लुक लाइक अ बेल शेप, इट लुक्स लाइक अ बेल शेप ओवर देयर। एंड देन यू हैव द लास्ट वन विच इज डिक्लाइनिंग वन, यहाँ पे आपका पॉपुलेशन कम जा रहा है। अब क्यों कम जा रहा है, इसका रीजन क्या है, आप देखो यहाँ पे, द नंबर ऑफ प्री इंडिविजुअल्स आर सो लेस, प्री रिपीटिव इंडिविजुअल्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं कम, सो प्री रिपीटिव इंडिविजुअल्स ओवर देयर आर गोइंग टू बी लेस। आपके पास एक अच्छा खासा पॉपुलेशन आपका पास है यहाँ पे रिपीटिव इंडिविजुअल्स का, सो रिपीटिव इंडिविजुअल्स का पॉपुलेशन आपके यहाँ पे अच्छा खासा है, यहाँ पे यू डू हैव अ पॉपुलेशन ऑफ माय रिपीटिव इंडिविजुअल्स, एंड देन यू हैव अ पॉपुलेशन ऑफ योर पोस्ट रिपीटिव इंडिविजुअल्स। आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है, ये बात आपको समझनी है यहाँ पे, कि अगर मेरे पॉपुलेशन के अंदर जो मेरा यंग पॉपुलेशन अगर मेरा यहाँ पे काफी कम है, देन द पॉपुलेशन विल डिक्लाइन इन फ्यूचर, देन द पॉपुलेशन मेरी यहाँ पे डिक्लाइन करेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका यंग पॉपुलेशन आपका बड़ा होना चाहिए था, यंग पॉपुलेशन शुड हैव बीन लार्ज। अगर आपका यंग पॉपुलेशन आपके यहाँ पे लार्ज होता, देन यू वुड हैव फाउंड कि पॉपुलेशन आप यहाँ पे इंक्रीज कर पाता, बट आपका यंग पॉपुलेशन आपके यहाँ पे काफी छोटा है, आपका यंग पॉपुलेशन आपका यहाँ पे काफी छोटा है, इट हैज अ वेरी नैरो बेस ओवर देयर, और आपका जो रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, रिप्रोडक्टिव तब भी आपका यहाँ पे ठीक है, राइट, बट पोस्ट वन इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर, जो आपका एजेड पॉपुलेशन है, तो वो तो आपको हेल्प करेगा नहीं। सो दैट इज वाई विद द कोर्स ऑफ टाइम, कुछ सालों के बाद, कुछ 10-20 सालों के बाद, यू विल फाइंड द पॉपुलेशन विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। अगर यही आपका मेंटेन रहा तो आपका पॉपुलेशन आपका डिक्लाइन करेगा। मैं यहाँ पे क्लियरली कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो मेरे पोस्ट के अंदर है ना यहाँ पे, वो काफी ज्यादा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ओवरऑल जो मेरे पोस्ट में यहाँ पे रहते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। और आप जानते हो कि जो पोस्ट ग्रुप में मेरा यहाँ पे आ रहा होगा पॉपुलेशन, वो मुझे हेल्प नहीं करेगा टू ऐड द पॉपुलेशन, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस टू ऐड द पॉपुलेशन। सो ऐसे पॉपुलेशन को हम बोलते हैं यहाँ पे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। और सबसे बड़े एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मिलेगा जापान का, जापान। पता नहीं, हाँ पता नहीं आपने ये बात पढ़ी या नहीं पढ़ी है, बट जापान के अंदर राइट नाउ Yes, दे sir. हैव कि एंड जो साउथ कोरिया। पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आपके वहाँ पे होते हैं उनका नंबर बहुत बढ़ चुका है, लाइक एजेड सीनियर सिटीजन वहाँ पे काफी ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन वहाँ पे काफी कम है, तो इवन काम करने के लिए वर्क फोर्स में भी उनके पास लोग कम पड़ रहे हैं। So many countries are there where actually like accepting the people from different countries to become part of their work culture. So Japan becomes one of the example of my declining population, and it looks like a urn. Urn एक pot होता है, so it looks like a urn. It is urn shaped. ये जो मेरा यहाँ पे होगा, ये मेरा यहाँ पे होगा urn shaped. तो ये तीन टाइप के पिरामिड आपको हमें मिल जाते हैं। You have a expanding, stable एंड डिक्लाइनिंग। तो ये तीन टाइप के पिरामिड आपको यहाँ पे याद रखने हैं। डिक्लाइनिंग के अंदर यू विल हैव अ लेस नंबर ऑफ योर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स एंड यू विल हैव अ स्लाइटली हायर नंबर ऑफ माय पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स ओवर देयर, सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड दिस बिकम्स अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। इसका मेन रीजन आपका यहाँ पे यही है। सो एक्सपांडिंग, डिक्लाइनिंग को स्टेबल आपको यहाँ पे याद रखना है, और ये भी नाम आपको याद रखते हैं कि एक है आपका ट्रायंगुलर, एक है आपका यहाँ पे बेल शेप, और एक है आपका यहाँ पे अर्न शेप। सो ये तीन टर्म्स भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। बेल शेप को कई बार यही पूछा जाएगा आपसे कि बेल शेप पिरामिड कौन सा होता है, सर लास्ट वन इज ऑफ अर्न शेप, बेटा अर्न शेप, URN, अर्न शेप। अर्न एक पॉट होता है बेटा, वो एक ऐसा पॉट होता है, ऐसा अजीब सा पॉट होता है, बहुत अच्छी ड्राइंग बनी नहीं है ये, लेकिन दैट्स हाउ द पॉट लुक्स लाइक। ठीक है, सो यू हैव अर्न शेप, बेल शेप एंड ट्रायंगुलर शेप पिरामिड, यू विल गेट टू सी, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर एज पिरामिड इन दिस। तो ये चलो हमने यहाँ पे देख लिया। Now let's understand something in terms of the population density. तो अब हम यहाँ पे समझते हैं एज पिरामिड। आपको समझ आ रहा है ना यहाँ पे? आई होप एज पिरामिड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन जितने सॉल्व करोगे उतना और आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। अच्छे से क्या मतलब, दे विल गेट सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। सो चलो लेट्स टॉक अबाउट पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखो पॉपुलेशन डेंसिटी की रियल डेफिनेशन यहाँ पे क्या होती है, जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं की हुई, that number of individuals is a measure of number of individuals living within a specific area. That is called as my population density. Okay, so population density is equal to, so basically population density is equal to number of individuals, number of
इंडिविजुअल्स अपॉन एरिया, ये होता है हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के अंदर है 4 टाइगर, मतलब मैं ऐसे आपको लेके जाऊं घुमाने के लिए कि 4 टाइगर है, चलो घूमने के लिए चलते हैं और टाइगर देखेंगे, मजे आएंगे, बहुत बढ़िया, राइट। सो लेट अज्यूम दैट ये मैं करता हूँ, राइट। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बोला कि वो 4 टाइगर कितने एरिया के अंदर है। अगर मेरे 4 टाइगर, इफ आई हैव 4 टाइगर इन 3000 स्क्वायर किलोमीटर, तो क्या ही दिखेगा तुम्हें टाइगर वहां पे? क्या ही टाइगर तुम्हें वहां पे दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें वहां पे। आई थिंक उत्तराखंड के बच्चों ने टाइगर्स की कहानी सुनी होगी, उनके वहां पे काफी दिख जाते टाइगर। यस सर। इनके यहाँ पे ये गढ़वाल, परोई, अ, औली, ये सारे बेल्ट में काफी देखे में मिलते हैं टाइगर्स। सो अगर आपके 4 टाइगर 3000 स्क्वायर किलोमीटर वाले एरिया के अंदर है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आप जाओगे वहां के गांव वालों को पूछोगे कि आपने देखा, तो वो कहते हैं, हमने ही नहीं देखा खुद, आप कहाँ से आ गए यहाँ पे। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, सम टाइम यू एक्चुअली हैव टू नो दैट द एरिया, उस द पॉपुलेशन एंड द एरिया इन विच द पॉपुलेशन इज बीन सीन, ये जानना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और तभी आप पॉपुलेशन डेंसिटी बता सकते हो। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर मेरे पास 4 टाइगर 3000 स्क्वायर फीट में, अगर स्क्वायर किलोमीटर में मुझे यहाँ पे मिल जाए, और एक दूसरा नेशनल पार्क है जहां पे यू हैव 100 टाइगर्स पर इन 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, तो आप सिंपली बता सकते हो कि किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा बेटर है। यस सर। अरे यस नहीं, सर सेकंड वन। सेकंड वाले को। सेकंड वाले की। अच्छा। हाँ, सेकंड वाले की, सेकंड वाले का यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी आपके यहाँ पे ये ज्यादा बेटर है। कम एरिया में मुझे यहाँ पे ज्यादा टाइगर दिख रहा है, यहाँ पे कम टाइगर दिख रहा है इतने बड़े एरिया के अंदर। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी पता करना भी इज गॉट क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसलिए कई बार सिर्फ पॉपुलेशन बताना कि यहाँ पे 15 लिजार्ड मिलते हैं, यहाँ पे 2 पाइथन मिलते हैं, यहाँ पे 4 क्रोकोडाइल मिलते हैं, ये सही नहीं होता। यू एक्चुअली हैव टू टॉक अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी। आपको पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करनी वहां पे आनी चाहिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको एक एरिया के अंदर आपको कितना पॉपुलेशन आपको पे मिल जाए। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पॉपुलेशन डेंसिटी की वैल्यू एक्चुअली ऐसे निकाली जाती है। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं करा, बट ये आपको मालूम होना चाहिए दैट पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन द एरिया। और ये पता लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, लेट मी गिव यू एग्जांपल इन दिस। अज्यूम करो आपके पास है 100 लेपर्ड्स, यू हैव 100 लेपर्ड्स, और ये 100 पे 50 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर। तो आप मुझे बताइए लेपर्ड्स की पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे कितनी है? 20 स्क्वायर फीट। 2। ओके। बोलो मोनिका, क्या तो कह रहे हो आप? नंबर आपने 2 कह रहे हो आप लोग। चलो देख लेते हैं हम यहाँ पे। सो पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू योर टोटल नंबर ऑफ लेपर्ड्स अपॉन एरिया, राइट। जब मैं ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यस, आई विल गेट 2 स्क्वायर किलोमीटर। सो आई विल, ऐसे लिखूंगा मैं इसे यहाँ पे, आई विल राइट समथिंग लाइक दिस, आई विल राइट 2 लेपर्ड्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 2 लेपर्ड्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये मेरे लिए एक अच्छा वैल्यू बन के आता है। सो दैट इज समथिंग आई कैन टेल नाउ, दिस इज समथिंग आई कैन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ समवन। तो याद रखना, एक नियर पॉपुलेशन को जानना इनफ नहीं होता। एक सिंपली एक पॉपुलेशन को जानना कि मेरा पॉपुलेशन है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी गुड इनफ। यू हैव टू नो कि कितना एरिया में वो आपको पॉपुलेशन वहां पे आपको मिल जाए। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक रियल एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ पे ना एक नेशनल पार्क है, वी हैव अ नेशनल पार्क इन गुजरात, और उस नेशनल पार्क में वर्ल्ड की हाईएस्ट डेंसिटी मिलती है वुल्स की। उस नेशनल पार्क के अंदर यू हैव द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वुल्स यू फाइंड ओवर देयर वर्ल्ड में। तो काफी ऐसे आपने तो सुना भी नहीं होगा ये बात को कि अरे सर इतना फेमस है, इसको बता भी नहीं।
सो बेसिकली वहां पे है क्या ना, वहां पे जो वुल्फ्स मिलते हैं दे आर ओनली 15, सिर्फ 15 वुल्फ्स है वहां पे। बट इंटरेस्टिंग बात यह है, ये 15 वुल्फ्स आपको मिलते हैं 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर। 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर आपको ये 15 वुल्फ आपको मिलते हैं देखने के लिए। और इसलिए द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वुल्फ इज सीन इन द वेलावदार नेशनल पार्क। सो आप समझो इस बात को कि जब आप पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो डायनेमिक्स बोले जाते हैं, आप पॉपुलेशन की बात करें, हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं। So when I talk about population density over here, so that is going to be always going to be your 15 by 30. That makes it your 0.5, right? So 0.5 volts per square kilometer. जब आप स्टैट्स करते हो तो आपको ऐसे ही आंसर निकल के आता है, वो 1 2 3 में आंसर हमेशा नहीं आता। सो दिस वैल्यू इज मच मोर हायर देन व्हाट यू फाइंड इन अदर एरियाज, क्योंकि कई सारे बाकी के नेशनल पार्क के अंदर आपको 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आपको मिलते हैं, लाइक एक वुल्फ मिलता है या 4 वुल्फ मिलते हैं आपको। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये आपका हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वुल्फ इन द कंट्री। तो आप ये बात समझिए, इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी आपको काफी कुछ बताती है, और पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया, एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे आप एक और चीज यहाँ पे समझो, देयर इज वन मोर थिंग यू कैन अंडरस्टैंड हियर इज, कई बार क्या होता है कि पॉपुलेशन आपको सही चीज नहीं बता रहा होता। व्हेन यू टॉक अबाउट पॉपुलेशन, इट इज नॉट एक्चुअली टेलिंग यू एवरीथिंग अबाउट द दैट पर्टिकुलर स्पीशीज। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि एक मेरे पास फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट में आई हैव कैरेट ग्रास का प्लांट है। सो आई हैव अ इंसेट का एग्जांपल है, यू हैव अ कैरेट ग्रास का आपके पास प्लांट्स है, यू हैव अ कैरेट ग्रास, और इसका नंबर है आपके पास यहाँ पे 20। सो 20 कैरेट ग्रास के आपके पास यहाँ पे प्लांट है, और उसी एरिया में यू हैव 1 banyan tree, 1 banyan tree। अब banyan tree तो आप लोग जानते हो ना कितना बड़ा होता है, यू नो दैट अ banyan tree इज अ ह्यूज ट्री। अब yes, देखा sir. जाए अब देखा जाए तो पॉपुलेशन तो मेरा कैरेट ग्रास का यहाँ पे ज्यादा है, पॉपुलेशन तो मेरा कैरेट ग्रास यहाँ पे ज्यादा है, और banyan tree तो मेरा यहाँ पे एक ही है, तो डेंसिटी भी banyan tree की यहाँ पे कम निकलेगी, और डेंसिटी उस हिसाब से कैरेट ग्रास के यहाँ पे ज्यादा निकलेगी। बट एक्चुअली में banyan tree ज्यादा बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। एक बड़े से banyan tree के ऊपर कई सारी लाइव्स डिपेंड करती है, कई सारे एनिमल्स उसके अंदर रहते होंगे, कई सारे एनिमल्स उसके ऊपर फीड करते होंगे। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि सिर्फ पता लगाना कि नंबर कितना है वो इनफ नहीं होता, समटाइम यू हैव टू लुक फॉर द बायोमास, समटाइम यू हैव टू कैलकुलेट बायोमास। तो कई बार क्या करना पड़ता है आपको यहाँ पे, समटाइम्स बायोमास कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट, समटाइम्स बायोमास कैलकुलेशन इज नीडेड, क्योंकि बायोमास तो banyan tree का ज्यादा होगा ना। बायोमास मतलब आपका ऑर्गेनिक मैटर, द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यू हैव इन द ट्री, राइट। तो जो ऑर्गेनिक मैटर इस ट्री के अंदर होगा वो तो ज्यादा होगा, तो ये आपको रियल वैल्यू आपको बता के देगा। तो कई बार याद रखना, जब आप इकोलॉजिकल स्टडी करते हो ना, तो आप बायोमास कैलकुलेट करते हो, आप नंबर काउंट नहीं करते, आप नंबर काउंट नहीं करोगे, आप बायोमास कैलकुलेट करोगे। तो अगर आपके पास खेत है शुगर केन का, तो शुगर केन का बायोमास पता लगाते हो, आप प्लांट्स नहीं काउंट करते वहां पे, बिकॉज बायोमास विल गिव यू मच मोर बेटर आइडिया कि कितना बायोमास एक एरिया में आपका देखने के लिए आपको मिल जाए। इवन एनिमल्स के साथ भी बायोमास का कैलकुलेशन किया जाता है। अब डियर्स को वैसे काउंट नहीं करते, यू कैलकुलेट द बायोमास। और बायोमास आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, एक अगर मैं आपको एक रफ एग्जांपल देता हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। समझो एक डियर है, समझो, अच्छा कोई सवाल है क्या? नहीं, अच्छा समझो एक डियर है, एक डियर की पॉपुलेशन, एक डियर है आपका, और एक डियर का एवरेज वेट आपका यहाँ पे होता है, लेट्स से द एवरेज वेट ऑफ अ डियर इज अराउंड 30 kg। ठीक है, एक एवरेज वेट है अभी डियर का यहाँ पे मेरा 30 kg, राइट। और अगर उस हैबिटेट के अंदर मेरे पास है 100 डियर, राइट, तो मेरे पास जो टोटल डियर वहां पे उस हैबिटेट के अंदर है मेरे यहाँ पे, उनका टोटल नंबर मेरा यहाँ पे है 100। तो बायोमास में सिंपली मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकता हूँ। आई कैन डू योर 30 into 100, क्या आएगा मेरा यहाँ पे आंसर? 3,000. 3000 वॉट? 3000 kg of biomass, right? 3000 kg of my biomass. अभी मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया है, इसको थोड़ा और स्टैटिस्टिकल तरीके से इसे किया जाता है।
राइट, बट यस दैट इज वन ऑफ द थिंग यू कैन डू। ये तरीका भी आपका सही है, इस तरीके से भी आप अपना बायोमास यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो बायोमास कैलकुलेशन इज एक्चुअली गोइंग टू टेल यू नंबर ऑफ थिंग्स। मैं बताऊँ आपको एक और रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दूं, तो ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपको किसी एनिमल को वहां पे रिलोकेट करना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे, अभी आपने सुना होगा कि इंडिया में चीता को लाया गया है, काफी टाइम हो गया इस बात को तो वैसे तो, लेकिन आई होप आपको मालूम होगा कि एमपी में क्या किया उन्होंने, Yes, कुछ sir. नाइजीरिया से, हाँ नाइजीरिया से चीता लेके आए, उन्होंने वहां पे उसे रिलीज कर दिया। तो चीता को वहां पे रिलीज करने के पहले उन्हें वहां पे चेक करना था कि वहां पे प्रे बायोमास कितना है। दे एक्चुअली हैव टू अंडरस्टैंड कि उस एरिया के अंदर डू यू हैव एनी अमाउंट ऑफ प्रे बायोमास, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रे बायोमास, क्या आपके पास वहां पे पॉपुलेशन है। प्रे मतलब आप समझते हो ना, जिनको चीता खाता है या जिनको कोई वाइल्ड एनिमल अपना खाता है, तो उनका टारगेट ये था टू अंडरस्टैंड कि प्रे बायोमास वहां पे कितना है। सो दैट विल दे विल कैलकुलेट इनिशियली, तो पहले उसे वो कैलकुलेट करेंगे। अगर उन्हें लग रहा है कि बायोमास काफी है प्रे का, देन ही वो वहां पे चीता को रिलोकेट करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि वहां पे इनफ नहीं है, तो उसे वहां पे लोग रिलोकेट नहीं करेंगे। तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। सो दैट्स व्हाई समटाइम कैलकुलेटिंग बायोमास इज अ मच मोर बेटर ऑप्शन देन काउंटिंग द नंबर्स। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दैट इज व्हाट यू डू। क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इफ अ 200 कैरेट ग्रास plants but only one single huge banyan tree with a large canopy, stating that the population density of a banyan is low relative to the carrot grass amount, to underestimating the enormous role of banyan tree in that community. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, अगर आपके पास 200 कैरेट ग्रास है या 20 कैरेट ग्रास है, जो भी आप ऑप्शन यहाँ पे लो, बेनियन ट्री के कंपेयर में लग रहा है कि बेनियन ट्री का पॉपुलेशन यहाँ पे कम है, डेंसिटी कम है, बट द अमाउंट ऑफ बायोमास इट हैज इज मच मोर हायर एंड द डिफरेंस यहाँ पे जो क्रिएट कर रहा है वो बहुत यहाँ पे ज्यादा है। इन सच केसेस परसेंटेज कवर और बायोमास इज मोर मीनिंगफुल मेजर्ड ऑफ द पॉपुलेशन साइज। इन दिस केस के अंदर हम बायोमास पता कराना वाले ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दैट इज वन थिंग यू हैव टू डू। एक होता है आपको यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी पता करना। रिलेटिव डेंसिटी का यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे ये कि कई बार आपको सबको जाके काउंट नहीं करना, आपको बस एक पॉपुलेशन को काउंट करना है और उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि टोटल पॉपुलेशन आपको यहाँ पे कितना होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अज्यूम करते हैं कि शिवा एक नेशनल पार्क में काम करता है एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर, और उस नेशनल पार्क के अंदर उसको काउंट करने की डियर कितने हैं। तो समझो ये मेरा नेशनल पार्क का मैप है, समझो दिस इज द मैप ऑफ द नेशनल पार्क। तो आप क्या करोगे, उसे आप उसे डिवाइड कर दोगे कई सारे ग्रिड्स के अंदर। तो इसको हम कई सारे ग्रिड्स में आप डिवाइड कर दोगे। ग्रिड्स मतलब ऐसे लाइक आप उन्हें बॉक्सेस में डिवाइड कर दोगे। ये मैपिंग के थ्रू किया जा सकता है। यू कैन यूज योर गूगल मैप। अगर आप कभी गूगल मैप यूज करोगे ना, कभी ध्यान से देखना, ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं उसके अंदर। थोड़ा अगर ध्यान से देखो ना, अगर आप गूगल मैप को अगर जूम आउट जूम इन करते हैं, हाँ ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं। तो ये जो बॉक्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं ग्रिड। इन बॉक्सेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ग्रिड, राइट। तो इन ग्रिड्स का आप साइज पहले डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को एक ग्रिड होगा मेरा, समझो 1 स्क्वायर किलोमीटर का। एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं, एक ग्रिड है मेरे यहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, अब वहां पे जाके क्या करेगा अपना शिवा, वो जाके वहां पे कैलकुलेट करेगा कि वहां पे डियर का पॉपुलेशन कितना है। इस ग्रिड के अंदर वो जाएगा और दिखेगा कि वहां पे डियर का पॉपुलेशन वहां पे कितना है। और उसने वहां पे देखा कि डियर का पॉपुलेशन यहाँ पे मुझे मिल रहा है यहाँ पे 5। वो एक और ग्रिड यहाँ पे उठा लेगा, वो या एक और ग्रिड यहाँ पे पकड़ लेगा, एक और ग्रिड को यहाँ पे स्टडी कर लेगा और देखेगा कि इसके अंदर आपका पॉपुलेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है लेट्स से 6। ठीक है, तो क्या करेगा, वो एक एवरेज निकाल लेगा। वो बोलेगा कि ऑन एन एवरेज मुझे यहाँ पे 5 जितना मुझे यहाँ पे मिल रहा है, 5.5 जितना मुझे यहाँ पे डियर मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एंड देन उसके बाद डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेगा सारे ग्रिड्स के साथ। उसे आइडिया लग गया ना कि एक ग्रिड में उसे कितने पॉपुलेशन वहां पे मिल रहा है। सो आपको सारे ग्रिड में जाके नंबर काउंट करने की जरूरत नहीं है, आपको एक एवरेज मिल गया। इफ आई से दैट एवरेज नंबर हियर इज 5, देन आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना। यू टेक दिस नंबर और मल्टीप्लाई कर दो बाकी ग्रिड्स के साथ। आपके पास और टोटल ग्रिड्स आपके कितने 20, अज्यूम कर ले कि वहां पे 20 और ग्रिड है। सो विल टेक 5 into 20 grids, that gives me the answer of, क्या आंसर आएगा मेरा इसके अंदर? 100. 100 what? Deers or individual. 100 individuals are deer in that particular habitat.
ये मेरा उस हैबिटेट के अंदर। तो ऐसे करके आप अपना यहाँ पे निकाल सकते हो अपना यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी। सो यू डोंट हैव टू एक्चुअली काउंट ऑल द एनिमल्स, आप एक रिलेटिव नंबर लेके आप अपना पूरा पॉपुलेशन का एस्टिमेट यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे कोई रफ आइडिया आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ऐसे ही करते हैं जब आप पॉपुलेशन काउंट करते हो ना एज इकोलॉजिस्ट, तो आप एक फॉरेस्ट में जाके आप उसे ग्रेड में डिवाइड करते हो और आप ऐसे 4-5 ग्रेड पकड़ते हो, नंबर निकालते हो, एंड देन यू टेक अ टोटल ऑफ दिस, देन यू लाइक एस्टिमेट अ नंबर जो आपको मिलेगा देखने के लिए। तो ऐसे करके आप अपना यहाँ पे पॉपुलेशन अपना यहाँ पे आप पता लगा सकते हो। सो दिस इज समथिंग यू डू, दैट इज माई रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है। अब टाइगर का अगर सेंसस करना हो तो कई सारे एनिमल्स का जो सेंसस किया जाता है, दैट सेंसस जो नेशनल पार्क में किया जाता है उसके दो तरीके होते हैं। तो टाइगर सेंसस इन अवर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज ऑफन बेस्ड ऑन पगमा एंड फीकल मैटर काउंट। तो टाइगर का जब सेंसस करना होता है ना, ये काफी पुराना टेक्निक है बट मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आप पगमार्क को काउंट करते हो, आप टाइगर के पगमार्क को जाके देखते हो और उसके अंदर जैसे आपको पगमार्क यहाँ पे दिखा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके अंदर हम लोग डाल देंगे हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो इस पगमार्क में डाल दूंगा मेरा यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस। मालूम ना प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, वो सूख जाता है एकदम कड़क हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पे डालूंगा, उसके बाद मैं उसका इम्प्रिंट निकाल लूंगा। तो काफी लाइक स्किलफुल तरीके से करना पड़ता है ये चीज। एंड देन एवरी टाइगर विल हैव अ सेपरेट इम्प्रिंट, हर एक टाइगर का एक अलग इम्प्रिंट होता है। तो उस हिसाब से आप काउंट कर सकते हो अपने एरिया में कि आपके पास कितने टाइगर्स हैं। ठीक है, थोड़ा स्किल बेस्ड होता है, सही से आपको करना पड़ता है, नहीं तो हो सकता है गड़बड़ हो सकती है कि आप ओवर काउंट कर लो। एक टाइगर का पगवांग यहाँ पे था, उसका आपको वापस 4 किलोमीटर के बाद आपको वापस दिखा, आपने वापस काउंट कर लिया। तो ओवर काउंट का यहाँ पे कंसर्न रहता है, होता है, इशू आता है। सो यू हैव टू डू इट इन अ वेरी स्किलफुल वे। दूसरा तरीका आपको यहाँ पता है फीकल वेस्ट, फीकल पैलेट। फीकल पैलेट मतलब जो ड्रॉपिंग्स होती है ना एनिमल की, वो को आप काउंट करते हो। जो ड्रॉपिंग होती है एनिमल की, उसके बेसिस पे आप पता लगाते हो कि कितना पॉपुलेशन मुझे वहां पे मिलेगा मेरे वहां पे एनिमल का। सो आप जैसे यहाँ पे टाइगर की ड्रॉपिंग को यहाँ पे देखा जा रहा है, एंड बाय काउंटिंग द ड्रॉपिंग्स एक एरिया के अंदर यू कैन एस्टिमेट, एक रफ एस्टिमेट आप निकाल सकते हो कि कितने टाइगर्स आपको वहां पे देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाए। ठीक है। अब एक चीज बताना चाहूंगा आप सबको यहाँ पे कि ये मेरे पुराने तरीके हैं, ये काफी पुराने तरीके हैं। इनसाइड में अभी भी इसलिए आप इसे याद रखते हो, बट दे आर माई क्वाइट ओल्ड वेज ऑफ काउंटिंग एनिमल्स। एक और तरीका होता है जिसको हम कहते हैं वाटर होल काउंट। एक और तरीका होता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ वाटर होल काउंट, वाटर होल काउंट। इसमें पता है आप क्या करते हो, आप एक फॉरेस्ट के अंदर जाते हो और वहां पे जो एक पेड़ होगा वहां पे जाके आप बैठ जाओगे, और उस पेड़ के पास में होगा एक छोटा सा तालाब या एक छोटा सा वाटर बॉडी वहां पे आपकी होगी। अब रात भर आप क्या करोगे, वहां पे जितने भी एनिमल्स आते हैं उनको आप काउंट करोगे। सो विल सिट ओवर देयर एंड काउंट द एनिमल्स व्हिच विल कम ओवर देयर। तो रात को जितने भी आपके एनिमल्स हैं उनको आप काउंट करोगे और सुबह आके फिर आप वो डेटा सबमिट कर दोगे। आप क्या कहते हो, ये तरीका अच्छा है या बुरा है वाटर होल काउंट? बुरा। डरावना। अच्छा ये बताओ बुरा क्यों है, बुरा क्यों है क्यों बुरा ये? सर कोई क्या एनिमल मोनिका अगर क्या कह रही रिपीटेड है? आए तो फिर? वापस बोलना शिवा, क्या कह रहे हो? सर कोई सर वो कोई काउंट कर रहा है, ठीक है सर, तो सर कोई अगर इंडिविजुअल पॉपुलेशन का सर कोई एनिमल है, वो रिपीटली आ रहा है सर वहां पे फाउंड के साइड, तो सर डबल काउंट हो जाएगा ना सर वो फिर? हाँ बिल्कुल सही शिवा, वो दिक्कत आती है। समझो शाम को 4 बजे एनिमल आया, समझो 5 बजे आया एनिमल पानी पीने के लिए, वापस आया 2 बजे पीने के लिए, वापस आया सुबह 4 बजे पीने के लिए, तो आप तो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो ओवर काउंट का यहाँ पे कंसर्न रहता है, बड़ी दिक्कत आती है। और बड़ी दिक्कत पता है तब आती है जब यहाँ पे कोई झुंड वाला एनिमल आता है ना। समझो आपके सामने वहाँ पे वो एक एनिमल होता है, इसे हम कहते हैं वाइल्ड बोर। वाइल्ड बोर मतलब जंगली पिग, सो दैट इज कॉल्ड एज वाइल्ड बोर। तो वाइल्ड बोर बहुत कॉमन होता है फॉरेस्ट में। तो ये जब आपका आता है ना वो वाइल्ड बोर पीने के लिए, तो ये एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, 4-5 होते हैं, 8-9 होते हैं। तो एक बार वो आएंगे, थोड़ी देर बाद वापस वो लोग आएंगे, तो आप हमेशा ओवर काउंट करने के आपके चांसेस यहाँ पे ज्यादा रहते हैं। सो यस दैट इज अ प्रॉब्लम विद दिस टेक्निक। तो इसमें भी गड़बड़ है, इसमें भी गड़बड़ है, इसमें भी थोड़ा लाइक मुश्किल होता है। लाइक दीज आर ऑल टेक्निक्स विच हैव सम फ्लॉज ओवर देयर। तो सबसे बढ़िया टेक्निक आपका यहाँ पे होता है कैमरा ट्रैप। सबसे बढ़िया टेक्निक टू काउंट द एनिमल्स इज गोइंग टू बी कैमरा ट्रैप, सबसे एडवांस तरीका, दैट इज योर कैमरा ट्रैप। कैमरा ट्रैप्स में आप क्या करते हो कि आप एक साइट है जहां से एनिमल आपका ट्रेवल करता है रोज, उसके दोनों साइड पे आप एक कैमरा लगा देते हो।
आगे पीछे दोनों साइड के ऊपर आप एक कैमरा लगा दोगे, और जब एनिमल वहां से पास होगा तो उसकी फोटो आ जाएगी अपने आप, उसे पता भी नहीं चलेगा। वहां पे एक सेंसर लगा होता है, तो जैसे ही वहां से कोई पास होता है ना पर्सन या एनिमल, तो वहां पे वो फोटो खींच लेगा। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है टू काउंट द एनिमल्स। सो आज की डेट में इंडिया में अब तो काफी ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है, सो दैट दे कैन एक्चुअली कैलकुलेट हाउ मेनी एनिमल्स दे हैव। इससे पता है एक और फायदा क्या होता है, आप हर एक टाइगर को अलग अलग तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि हर एक टाइगर के पास होंगे अलग अलग स्ट्रिप्स। एवरी टाइगर हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न ऑफ स्ट्रिप्स। तो आप कैमरा ट्रैप के थ्रू हर एक टाइगर को अलग अलग तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मेरा टाइगर, और फिर नाम भी दे सकते हो ना आप उसको, T4 T5, जो भी आपको नाम देना हो, राइट, यू कैन गिव दोज नेम्स। सो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट द कैमरा ट्रैप्स। और अगर आपका टाइगर गायब हो गया तो ये एक्चुअली इवन आपको हेल्प करता है पता लगाने के लिए कि आपका टाइगर कैसे मूव कर रहा है, कितना उसका टेरिटरी है, आज यहाँ पे था कल कहाँ पे गया। यू कैन ऑलवेज हैव दिस इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग द कैमरा ट्रैप। ठीक है, तो ऊपर टाइगर है, नीचे बेयर है। एक और मैं पिक्चर दिखाऊंगा, काफी मुझे बढ़िया लगती है पिक्चर यहाँ पे। दिस इज अ कैमरा ट्रैप विच वाज सेट नियर अ सिटी। शहर के पास में कैमरा ट्रैप यहाँ पे लगाया गया था, और यहाँ पे उन्हें लेपर्ड देखने के लिए मिला था। सो ये अगर मैं बताऊंगा, दिस इज योर अंधेरी। अंधेरी वाले में मुंबई में आया, Yes, sir. स्मॉल इज एरिया इन अंधेरी, मुंबई में आया। अब देखो पीछे सारी बिल्डिंग्स है और वहां पे ये लेपर्ड अपना यहाँ पे घूमता है। सो इट्स वेरी कॉमन, वहां पे लेपर्ड्स आपको दिख जाते हैं सिटी के आसपास, सोसाइटी के आसपास। वहां पे केसेस भी हुए कि कई बार बच्चे को लेके गए वहां से लेपर्ड उठा के, बट यार दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंड। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कैमरा ट्रैप्स। काफी बार आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने के लिए मिलती है। कई बार सोचो आपने कैमरा ट्रैप लगा दिया, आपको कुछ ऐसा स्पीशीज वहां पे दिखा जो आपने सोचा ही नहीं था कि वहां पे होगा। सो दैट इज, इमेजिन व्हेन यू फाइंड समथिंग लाइक दैट इन अ फॉरेस्ट, तो कैसा आपको फील होता होगा। जैसे एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम था गिरीश पंजाबी। देयर इज वन साइंटिस्ट, कभी उनके बारे में आप थोड़ा जानना। देयर वाज दिस साइंटिस्ट कॉल्ड एज माय गिरीश पंजाबी, एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट इंडिया के। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सर लेपर्ड हमारे नेबर विलेज में आया था 6-7 दिन पहले। हाँ बेटा, लेपर्ड आर समवन विच आर वेरी इजीली दे गेट अडेप्टेड टू अ ह्यूमन हैबिटेट, और बहुत इजीली आपको आसपास दिख भी जाते हैं। सो यस दैट्स ट्रू। उत्तराखंड में भी लेपर्ड इज नोन फॉर, रुद्रप्रयाग में काफी लेपर्ड दिखा करते थे एक जमाने में, सिमिलरली इन हिमाचल एज वेल। सो नाउ यू हैव दिस साइंटिस्ट कॉलेज में गिरीश पंजाबी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैमरा ट्रैप लगाने चालू किए कुछ ऐसे फॉरेस्ट के एरिया में जो महाराष्ट्र में था, एंड दैट वाज नॉट अ नेशनल पार्क। वो फॉरेस्ट को नेशनल पार्क का डेजिग्नेशन नहीं मिला था। तो जब इन्होंने कैमरा ट्रैप्स वहां पे लगाए, और ऐसे ही रैंडम फॉरेस्ट था, इट वाज नॉट अ वेरी डेंस फॉरेस्ट, ऐसे ही रैंडम आपका फॉरेस्ट में उन्होंने कैमरा लगाया। और कुछ कैमरा लगाने के बाद जब वो 2 हफ्ते बाद वापस आया, उसने कैमरा के रोल निकाले, उन्हें ऑब्जर्व किया, उसके डेटा को देखा, तो उसे कैमरा में दिखा वहां पे टाइगर, एंड दैट वाज द फर्स्ट साइटिंग ऑफ टाइगर इन दैट एरिया। इतने सालों में किसी ने वहां पे टाइगर देखा नहीं था, और ये पहला एविडेंस था कि वहां पे आपको टाइगर देखने के लिए मिला था। और जब वहां पे टाइगर का पॉपुलेशन वहां पे मिला, तो उस फॉरेस्ट के अंदर कोई तो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होने वाली थी, उसको गिरीश पंजाबी ने बंद कराया। सो ही एक्चुअली ब्रॉट स्टे ऑन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, एंड दैट एरिया लेटर वाज डेजिग्नेटेड एज अ नेशनल पार्क। और उस एरिया को फिर बाद में नेशनल पार्क एंड रिजर्व फॉरेस्ट का डेजिग्नेशन ऑफ मिल गया, बिकॉज पीपल नाउ हैड एविडेंस कि यहाँ पे एक ऐसा पॉपुलेशन है विच इज इंपॉर्टेंट टू अस। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो काफी चीजें इसके अंदर पता चलती है। इट्स you should sometime like see all these pictures of camera traps, they are actually quite good। ठीक है, तो ये बातें आपको रखनी है यहाँ पे याद। सो दीज आर द स्टोरीज ऑफ माय एनिमल्स ओवर हियर। ठीक है, ऑलराइट। सो आई होप यहाँ पे आपको रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है आपको समझ आ चुका है। यहाँ पे आपको पॉपुलेशन डेंसिटी आप यहाँ पे क्या होता है, एंड व्हाई ओनली नोइंग द नंबर इज नॉट गुड इनफ, यू हैव टू नो मच मोर देन दैट, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट माय, हाँ लेट्स डिस्कस अबाउट माय पॉपुलेशन ग्रोथ। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर। तो पॉपुलेशन ग्रोथ की जब मैं बात करता हूँ, आपके सामने यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टर्म्स इन अ वेरी सिंपल वे ओवर हियर। सी, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। समझो आपके पास एक फॉरेस्ट है, ठीक है। इस फॉरेस्ट में आपको मिलते देखने के लिए पॉपुलेशन ऑफ योर फ्लेमिंगोज, यू हैव अ पॉपुलेशन ऑफ योर फ्लेमिंगोज, राइट। समझो इनिशियल पॉपुलेशन जो आपके यहाँ पे फ्लेमिंगोज की थी आपके यहाँ पे, वो थी आपके यहाँ पे 100 पॉपुलेशन आपके यहाँ पे थी, राइट।
एक साल में यहाँ पे इन्होंने कुछ बच्चे एग लेग के उनमें से वहां पे हैच आउट हुए कुछ नए ऑफस्प्रिंग वहां पे. सो नाउ 20 मोर एडेड. सो यहाँ पे मेरे 20 यहाँ पे ऐड हुए. सो व्हेन आई विल से देयर इज अ बर्थ ऑफ 20, व्हेन आई से देयर इज गोइंग टू बी अ बर्थ ऑफ 20 अगर मेरे यहाँ पे ऐड हुए तो आप इसका बर्थ रेट कैलकुलेट कर सकते हो सिंपली. यू कैन कैलकुलेट द बर्थ रेट ओवर देयर, राइट. बट अभी हम सिर्फ बर्थ काउंट करते हैं. अभी हम क्या बर्थ रेट कैलकुलेट नहीं करते. लेट्स काउंट कि कितने यहाँ पे ऐड हुए. सो द नंबर ऑफ बर्थ और नंबर ऑफ बर्थ रेट विच हैपन इन द पॉपुलेशन ना, उसको हम वहां पे इवन कहते हैं एज अ नेटैलिटी. सो नंबर ऑफ बर्थ और नंबर ऑफ बर्थ रेट हैपनिंग इन द पॉपुलेशन कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज माई नेटैलिटी. इसको हम इवन बोलते हैं आप एज अ नेटैलिटी. ठीक है. और उसी पॉपुलेशन में से आपके उसी साल के अंदर 5 की डेथ हो गई. Imagine 5 of them actually end up dying. So 5 population or 5 individuals actually, 5 number actually died. 5 की वहां पे डेथ हुई. So number of death or number of death rate in the population over there can be called as my mortality. उसको हम बोलते हैं आप एज अ मोर्टैलिटी. अब आप एक चीज समझो, अगर एक पॉपुलेशन में मोर्टैलिटी ज्यादा है तो पॉपुलेशन का वहां पे कम होगा. सिंपल सी बात है. अगर एक पॉपुलेशन में नेटैलिटी ज्यादा है देन पॉपुलेशन वहां पे बढ़ेगा. सिंपल. सो नेटैलिटी एंड मोर्टैलिटी पता करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप जान सको कि पॉपुलेशन आपका बढ़ रहा है कम हो रहा है. दैट्स वन थिंग यू आर ऑल फेमिलियर विद. इसके साथ साथ 2 और इवेंट्स आपके यहाँ पे होते हैं. हो सकता है कि इस पॉपुलेशन के अंदर एक नया पॉपुलेशन बाहर से आए. तो अगर समझो कि बाहर से कुछ 50 फ्लेमिंगोज यहाँ पे उड़ के यहाँ पे आ जाते हैं. सो अज्यूम दैट some 50 flamingos come over there. तो 50 flamingos जब मेरे वहां पे आए, अंदर आए, when my 50 flamingos मेरे उस एरिया के अंदर आए, उसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज इमिग्रेशन. दैट इज कॉल्ड एज माय इमिग्रेशन. उसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज इमिग्रेशन. तो दैट मीन्स मेरे 50 नए फ्लेमिंगो यहाँ पे मेरे आए यहाँ पे. तो अगर मेरे 50 फ्लेमिंगो बाहर से इस आइलैंड के अंदर आ रहे हैं तो इस आइलैंड का पॉपुलेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा या नीचे जाएगा? इंक्रीज होगा. इट इज गोइंग टू इंक्रीज. इट इज ऑलवेज गोइंग टू इंक्रीज ओवर देयर, राइट. आपको ये भी देखना होता है कि कई सारी पॉपुलेशन यहाँ से निकल के बाहर चली जाए. यू कैन ऑल्सो फाइंड दैट हैपनिंग. तो समझो अगर मेरी यहाँ से कोई पॉपुलेशन बाहर जा रही है, इफ देयर सम पॉपुलेशन कमिंग आउट फ्रॉम द आइलैंड एंड गोइंग आउट, सो समझो यहाँ से मेरे 20 फ्लेमिंगोस मेरे यहाँ से निकल गए. सो 20 का मेरा यहाँ पे हो गया एमिग्रेशन. 20 का मेरा यहाँ पे हो गया एमिग्रेशन. तो ये बातें आपको रखनी है याद. व्हाट इज माय इमिग्रेशन, व्हाट इज माय एमिग्रेशन, ये चीज आपको होते हुए आपको मालूम होनी चाहिए. सो दीज आर द 4 टर्म्स यू हैव टू अंडरस्टैंड. अगर एक पॉपुलेशन आ रहा है आइलैंड के अंदर, सो दैट्स माय इमिग्रेशन. अगर एक पॉपुलेशन वहां से निकल जाए, दैट इज माय एमिग्रेशन. और याद रखना, अगर वहां पे कोई बर्थ हो रहा है, अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैव बीन एडेड ओवर देयर, देन दैट इज कॉल्ड एज माय नेटैलिटी. और अगर वहां पे कुछ इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है, देन दैट कैन बी कॉल्ड एज माय मोर्टैलिटी. तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं, आप समझो इस बात को, नेटैलिटी प्लस इमिग्रेशन आपके पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है. दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द पॉपुलेशन. क्या ये बात मैं कह सकता हूं यहाँ पे? यस सर. राइट. ऑन द अदर हैंड, माय मोर्टैलिटी प्लस इमिग्रेशन जो मेरा यहाँ पे होगा, दैट कैन एक्चुअली डिक्रीज द पॉपुलेशन. ये मेरा पॉपुलेशन यहाँ पे डिक्रीज कर सकता है. ये बात आपको यही गई समझाई गई है, राइट. So that is something they have been mentioned. So these are the things. So you have a natality refers to number of birth during a given period in a population are added to a initial density. Initial जो नंबर था वहां पे, उसके अंदर आपने एक नया नंबर यहाँ पे डाल दिया. That's my natality. Mortality मतलब the number of death in the population during a given time period. Immigration is a number of individuals of the same species that have come into the habitat from elsewhere during a time period under consideration. एक certain time के अंदर कितना नंबर बाहर से उस आइलैंड के ऊपर आया. एंड एमिग्रेशन का मतलब यहाँ पे होगा इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन. तो ये टर्म्स पहले आपको यहाँ पे सबको याद रखना. दीज आर द वेरी सिंपल टर्म्स ओवर देयर. और इसके बेसिस पे एक फॉर्मूला है. ये कौन सा वर्ड है आपके सामने? फ्लेमिंगो. सबने देखा फ्लेमिंगो या कुछ लोगों ने नहीं देखा फ्लेमिंगो? फोटो में देखा. नहीं देखा होगा, नहीं देखा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखोगे फ्यूचर में देखोगे. दीज आर माय फ्लेमिंगोज. और वो आपको कोस्टल एरिया या रिवर बॉडी के कोस्टल एरिया के पास आपको मिल जाता है.
दे ऑल्सो कम इन लार्जर लेक्स के अंदर भी आते हैं कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, बट इनका नेस्टिंग होता है कोस्टल एरिया के पास। सो दैट इज समथिंग इज क्लियरली सीन। अमृतसर में तो आपको नहीं मिलेगा। अगर चंडीगढ़ में कोई है तो चंडीगढ़ में आपको मिल सकता है, अगर पंजाब के बच्चों के लिए। चंडीगढ़ में यू हैव दिस एक सूपे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां पे, या सूपे वेटलैंड करके एक जगह है वहां पे, सूपे Yes, sir. वेटलैंड। वहां पे अगर आप जाते हो ना विंटर के महीनों में, तो वहां पे आपको मिल सकता है आपके यहाँ पे फ्लेमिंगो देखने के लिए। हिमाचल के लोगों को अगर फ्लेमिंगो देखना हो तो उन्हें जाना पड़ेगा पौंग डैम। सर मिल सुना है जाते पौंग डैम आप हैं। लोगों ने? अभी नहीं जाना, बाद में, अभी अभी पढ़ाई करनी है। तो पौंग डैम के अंदर आपको वहां पे मिल सकते हैं देखने के लिए। उत्तराखंड के बच्चों को आई हैव नो क्लू। उत्तराखंड के बच्चों को राजस्थान आना चाहिए देखने के लिए। आई हैव नो क्लू अबाउट उत्तराखंड में कहाँ मिलते हैं, बट यस, दीज आर माय फ्लेमिंगोज ओवर हियर। I hope the picture is very much clear to you. What is my mortality, immigration, emigration, death rate, natality is clear to all of you. And this is the formula. So देखो यहाँ पे formula आपको यहाँ पे क्या करा है? Formula आपको यहाँ पे करा है, if the n is the population density, if n is the population density at time t, then the density at time t plus 1 is what? So अगर आपकी population density time t पे कुछ है, तो n t plus 1 पे आपको अगर कैलकुलेट करना हो तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? सो बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन। सो नंबर ऑफ बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन। सो ये करके आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा एट t प्लस 1 टाइम के ऊपर। तो ये एक्चुअली पता है आप क्या कर सकते हो, इसके बेसिस पे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि अगले साल मुझे कितना नंबर वहां पे टेंटेटिवली वहां पे मुझे मिल सकता है। तो कैन एक्चुअली कैलकुलेट दैट। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं आते, बट आपको ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। So this is one thing you have to know, right? Now let's talk about my growth models. यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पे ग्रोथ मॉडल की। तो इतना तो हमने यहाँ पे देख लिया। आई होप यहाँ तक सारी चीज आपको समझ आ रही है। आर दिस थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलिए मोनिका, बोलिए, बताइए सर ये फॉर्मूले में डी के बताया आपने? बेटा। डी के बताया आपने फॉर्मूले में? डेथ, डेथ, मोर्टेलिटी। अच्छा हाँ। B stands for mortality, B stands for natality। वो डेथ को उन्होंने डी लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है? यस तो सर। ये हमने यहाँ पे देख लिया। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, टॉपिक ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। एनसीईआरटी भी वगैरह पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। एंड द होल आइडिया इज टू सॉल्व क्वेश्चंस। और जो आपके लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं वो तो बड़े सिंपल होते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन बन के आते हैं कॉलेज में, देन यू हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस। मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। आई थिंक आप में से कोई एनएससीपी की एग्जाम दे रहा है या नहीं दे रहा? कोई नहीं दे रहा? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अक्षरा, मोनिका, काजल, नो वन इज गिविंग। अच्छा ये दे रही है, मोनिका दे रही है। अक्षरा आप नहीं दे रहे, अपूर्व आप नहीं दे रहे, और बाकी बच्चे उत्तराखंड पंजाब से हैं। अमनप्रीत दे रहे एग्जाम आप एनएससीपी का? बेटा तुम लोग कैसे करते हो? एग्जाम दो, और एग्जाम चाहिए हो तो उसके मटेरियल भी मेरे पास से ले लो, क्वेश्चन पेपर और वो सब। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम फॉर बायोलॉजी के लिए होता है स्पेसिफिकली। इट्स अ फर्स्ट स्टेज फॉर गेटिंग इनटू बायोलॉजी ओलंपियाड का पहला स्टेज होता है ये। यू शुड गिव, अच्छा होता है। ऑलराइट, सो फॉर्म निकल चुके, आई थिंक लास्ट डेट 19 सितंबर है शायद से। you'll have to check that 19 या 24 you'll have to check that, but ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय ग्रोथ मॉडल्स ओवर हियर। यहाँ पे ग्रोथ मॉडल क्या होता है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, बहुत डिटेल में नहीं, बिकॉज ये एक नया, यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग थोड़ा सा। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, एंड विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ग्रोथ मॉडल में आपके दो मॉडल आप यहाँ पे स्टडी करते हो। एक होता है आपके यहाँ पे जसनूर। जसनूर एक एग्जाम होता है जिसका नाम होता है NSEB। ये बेसिकली जो आपका यहाँ पे एग्जाम होगा, दिस एग्जाम इज अ फर्स्ट स्टेज फॉर बायोलॉजी ओलंपियाड के लिए। ये बायोलॉजी का जो ओलंपियाड होता है हर साल होता है, तो उसका पहला स्टेज होता है। देन यू विल हैव अ सेकंड स्टेज, अगर आप क्वालिफाई करते हो उसके अंदर, देन यू विल हैव अ सेकंड स्टेज। एंड अगर आप सेकंड स्टेज क्वालिफाई करते हो, देन यू गेट अ चांस टू वर्क विद अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली अ साइंटिस्ट। एंड उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, अगर आपका वो सब भी ठीक जाता है, देन यू गेट सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल ओलंपियाड। तो ये एग्जाम आपका होने वाला है दिसंबर के महीने में, तो उसके फॉर्म्स अभी निकले हुए हैं। तो अगर कोई है आप में से जिसको बायोलॉजी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है,
और लगता है कि उनका बायोलॉजी के अंदर ग्रिप है ठीक ठाक, तो ट्राई करना चाहिए। यू कैन एक्चुअली गिव दिस एग्जाम। दिसंबर में या फिर नवंबर में होगा? ना दिसंबर में हो जाता है, दिसंबर नवंबर में हो जाता है। सर नवंबर में 24 नवंबर शायद। हाँ बस नवंबर में हो जाएगा ये एग्जाम। सो एग्जाम पहला होता है नवंबर के अंदर, दूसरा हो जाता है आपका कुछ फरवरी में हो जाता है, सेकंड एग्जाम फरवरी या जनवरी में हो जाता है सेकंड वाला। सो इट हैपेंस वेरी क्विकली एंड तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया क्या, मैं आपके साथ, चलो जिसको भी एग्जाम देना है जस्ट लेट मी नो, आई विल शेयर द क्वेश्चन पेपर विद यू। तो आप एक बार पेपर्स भी अपने एंड पे देख Yes. सकोगे कि कैसे पेपर्स है आपके वहाँ पर। कर देना। राइट, हाँ जी, तो पे क्या करे थे आप बताइए। वही सर क्वेश्चन पेपर के बारे में बोला था, आपने बोल दिया। मुझे मैसेज कर दो, एक मुझे हाई करके मैसेज कर दो, आई ड्रॉप यू अ टेक्स्ट ऑफ दिस एनएसबी का, ठीक है। ऑलराइट, ग्रोथ मॉडल की यहाँ पे हम बात करते हैं ना। लेट मी टेल यू वन एग्जांपल, इस एग्जांपल को आप यहाँ पे समझो। यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मॉनसून की, अगर मैं बात करता हूँ मॉनसून की, सो मॉनसून में बेसिकली आपके यहाँ पे क्या होता है ना, मॉनसून के अंदर आपको क्या मिलता है, देखिए यू विल फाइंड अ गुड अमाउंट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट इज सीन। प्लांट्स की ग्रोथ आपको काफी अच्छी मिल जाती है। प्लांट्स की ग्रोथ तो आपके यहाँ पे हो रही होती है, बट उसके साथ साथ यू विल ऑल्सो फाइंड देयर इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंसेक्ट्स। आपने कभी नोटिस किया मॉनसून में इंसेक्ट का नंबर काफी बढ़ जाता है? यस सर। Yes, क्या sir. नोटिस, खिड़की अगर खुली रह जाए तो काफी कुछ अंदर आ जाता है, कभी नोटिस करना, टिड्डे, झिंगूर, क्या क्या अंदर आ जाता है, एंड एवरीथिंग कमिंग इनसाइड, राइट। सो प्लांट ग्रोथ आपके होती है, बट यू ऑल्सो हैव एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट्स का नंबर भी आपके यहाँ पे काफी ज्यादा, तो इंसेक्ट्स ग्रो एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि यार मेरा इंसेक्ट इतना ज्यादा ग्रो क्यों कर पा रहा है? तो याद रखना, इंसेक्ट मॉनसून के सीजन में इतना ग्रो इसलिए कर पाता है बिकॉज इट हैज एम्पल ऑफ रिसोर्सेस, अनलिमिटेड रिसोर्सेज उसके सामने यहाँ पे खड़े होते हैं। और क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज आपके यहाँ पे खड़े होते हैं, उसके पास प्रेजेंट होते हैं, सारा खाने के लिए इतना प्लांट्स होते हैं, दे विल ग्रो रैपिडली, दे विल ग्रो रैपिडली, और उनका नंबर सडनली बढ़ेगा। सो दैट नंबर इज गोइंग टू गो वेरी हाई इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बट आप ये बात भी यहाँ पे याद रखना कि जब इनका नंबर यहाँ पे हाई जाता है, एक बहुत ज्यादा इनका नंबर जाता है, एक टाइम के बाद इनका नंबर नीचे आने लगेगा। सो व्हेन यू हैव अ फेवरेबल कंडीशंस, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, व्हेन यू हैव अ फेवरेबल कंडीशंस, व्हेन यू favorable conditions, and when you have when you have a unlimited food resources. So when you have unlimited food resources and favorable conditions तो इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, योर एनिमल्स कैन शो, द organisms can show exponential growth. Say organisms can show exponential growth. Exponential growth. इतनी बात अभी के लिए आप यहाँ पे आ गए कि उनका नंबर तुरंत बहुत ज्यादा आपका पे हाई बढ़ेगा, काफी ज्यादा बढ़ेगा वहां पे, एंड आफ्टर सम टाइम इट विल ऑल्सो कम डाउन एज वेल। जैसे आपका मानसून खत्म हुआ, जैसे आपको दिख रहा है कि आपका मानसून वहां से गायब हुआ है, मानसून आपका पे खत्म हुआ, द पॉपुलेशन विल क्रैश, एकदम सडनली आपका पॉपुलेशन वहां पे क्रैश करेगा। सो आपका बढ़ेगा भी काफी तेजी से आपका वहां पे, और आपके नीचे भी आपका जल्दी काफी आएगा उसके अंदर। सो दैट इज वन थिंग यू कैन फाइंड हैपनिंग ओवर देयर। एक ये चीज आपको वहां पे होते हुए मिल सकती है। तो एक तो ये आपने कहानी यहाँ पे आप समझ रहे हो दैट दिस इज समथिंग आई कैन फाइंड हैपनिंग इन द मानसून, राइट। उसके अलावा मैं अगर आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दूं, यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन आपका बढ़ रहा है और फिर आपका क्रैश भी हो रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दूं, ये एग्जाम्पल मैंने 11th में भी एक बार मतलब कुछ बच्चों को यहाँ पे दिया था। अज्यूम करो कि आपके पास एक गार्डन है, राइट, और गार्डन के अंदर आपने रखे हुए आपने 2 रैबिट, ठीक है, आपका खुद का गार्डन है और आपने गार्डन के अंदर रखे हुए आपने यहाँ पे 2 रैबिट। तो ये पॉपुलेशन भी, ये वाली स्टोरी भी आप याद रखना, दिस ऑलमोस्ट स्टोरी आई विल टेल यू, ये स्टोरी भी आप यहाँ पे याद रख लो कि अज्यूम करो कि यू हैव अ गार्डन, यू हैव अ गार्डन, और गार्डन में आप रख सकते हो अराउंड, गार्डन के पास कैपेसिटी है 50 रैबिट को पालने की, गार्डन के पास कैपेसिटी है फॉर सस्टेनिंग 50 रैबिट, तो 50 रैबिट की कैपेसिटी वहां पे है। सो दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द गार्डन, दैट इज द
कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द गार्डन। ठीक है, अब आपके पास इनिशियली आपके पास थे यहाँ पे 2 रैबिट, तो इनिशियली आपके पास से आपको किसी ने गिफ्ट किए, यू हैव 2 रैबिट्स ओवर देयर इनिशियली। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास 2 रैबिट्स है वहां पे, क्या ये 2 रैबिट्स काफी हैप्पीली वहां पे ग्रो कर पाएंगे उस एरिया? नो सर। क्यों नहीं कर पाएंगे? कौन मना कर रहा है यहाँ पे? मना क्यों कौन कर रहा है? अगर मेरे पास 2 रैबिट है और मेरे पास ऐसा गार्डन है जहाँ पे मैं 50 रैबिट को रख सकता हूँ, तो 2 तो मेरे आराम से ग्रो कर पाएंगे ना वहां पे। तो यस सर। थोड़ा यार सोचो, 50 का नंबर है, 2 है, तो वो थोड़ी ऐसा बोलेंगे कि हम नहीं ग्रो करेंगे यहाँ पे, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। द समझो इस बात को, द गार्डन कैन सस्टेन, द गार्डन कैन एक्चुअली, वहां पे आप रख सकते हो 50 रैबिट, उतना खाना है वहां पे। आपने 2 रखे, वो आराम से ग्रो करेंगे। अब ये नंबर आपका बढ़ेगा, 2 से आपका होगा 4, 4 से आपका होगा 8, राइट, एंड विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग ओवर देयर, 16। धीरे धीरे करके आपका जो नंबर जाएगा, इट विल गो टूवर्ड्स लाइक 30, एंड देन स्लोली ये जाएगा आपका 40 तक, राइट। अब होता क्या है कि जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ता है ना, वैसे इनकी जो ग्रोथ होती है वो लाइक थोड़ी सी स्लो हो जाती है। 40 से जैसे ही आपका नंबर जाता है 50 तक, अब 50 के आगे आपका यहाँ पे नंबर नहीं जाएगा, यहाँ पे आकर रुक जाएगा। इसके आगे नंबर क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज आपके गार्डन के पास उतने रिसोर्सेज है ही नहीं कि वो 50,000 को वहां पे रख सके। और यहाँ पे आके आपका आ जाएगा स्टेबिलिटी, यहाँ पे आके आपकी स्टेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी, यू विल हैव अ सैचुरेशन ओवर देयर। तो यहाँ पे बेसिकली आपका यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो ग्रोथ हुआ, ग्रोथ एक लेवल पे आके रुक गया, नीचे नहीं जाएगा, वहां पे आके रुक जाएगा। तो पॉपुलेशन आपका 50 तक रहेगा, उसके आगे वो नहीं बढ़ेगा। अगर रैबिट्स के नए बच्चे होते भी है ना, वो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू डोंट हैव रिसोर्सेज टू फीड देम। सो याद रखना, एवरी फॉरेस्ट हैज अ कैरिंग कैपेसिटी, और उस एनिमल का नंबर वहां तक ही रहता है, उसके बियॉन्ड नहीं जाता। दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ग्रोथ जो आपको देखने के लिए मिलती है, और ये ग्रोथ ज्यादा लॉजिस्टिक है। दिस ग्रोथ इज मच मोर लॉजिस्टिक ग्रोथ, और इसलिए हम इसको बोलते हैं यहाँ पे एज ए लॉजिस्टिक ग्रोथ ओनली, इसको हम लॉजिस्टिक ग्रोथ ही बोलते हैं। और ये आपको नेचर में देखने के लिए मिलता है, सो इट इज कॉल्ड एज माय लॉजिस्टिक ग्रोथ। चाहे आप कोई भी फॉरेस्ट में आप जाओगे, एक नंबर पॉपुलेशन का हमेशा मेंटेन रहता है। क्यों मेंटेन रहता है? बिकॉज हर एक पॉपुलेशन की कैरिंग कैपेसिटी होती है कि वो इतने ही नंबर को वहां पे सस्टेन कर सकता है, उसके बियॉन्ड को सस्टेन नहीं कर सकता, तो उसके बियॉन्ड नंबर नहीं जाता, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे द लॉजिस्टिक ग्रोथ। जो आपने इंसेक्ट का यहाँ पे एग्जांपल देखा, इंसेक्ट का एग्जांपल जो मेरे यहाँ पे था, दैट वाज एग्जांपल ऑफ माय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दिस वाज एग्जांपल ऑफ माय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में पता है अलग बात क्या है कि वहां पे नंबर एकदम हाई जाने के बाद क्रैश भी करेगा। यहाँ पे नंबर क्रैश नहीं करेगा, यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपका नंबर स्टेबल हो जाता है, एंड इट विल मेंटेन दैट नंबर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। अभी मैंने कुछ ज्यादा इसमें डिटेल में मैथमेटिकल वाली बात की नहीं है, बट हम लोग अगली बार मिलेंगे तो हम लेवल 2 के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस टॉपिक के। ठीक है, सो बस इतना पढ़ के आना, इतनी चीज जो हमने यहाँ पे की है ना, जितना भी हमने पॉपुलेशन को लेकर चीजें पढ़ी है, उतना एक बार देख के, और देन वी कैन सॉल्व सम गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। और इतना एनसीईआरटी में से पढ़ लो, ये वाला पार्ट छोड़ दो, ग्रोथ मॉडल वाला पार्ट अभी छोड़ दो, ये सिर्फ एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल को याद रखना। बाकी इसके पहले जो भी इतना आपका क्वेश्चन है वो आप एक बार पढ़ के आओ, राइट? क्योंकि इन दिस चैप्टर यू हैव नंबर ऑफ एग्जांपल्स एंड नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच हैज टू बी अंडरस्टूड। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर तो कुछ चीजें आपको लाइक सॉल्व करनी भी आनी चाहिए लॉजिस्टिक तरीके से। सो विल डू ऑल दोस थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास। फिलहाल के लिए इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है? सो या अब संडे का आपका टेस्ट होने वाला है, सो प्लीज मेक श्योर गिव योर टेस्ट थॉरली। संडे को आपका एक ही टेस्ट है, वेव्स वाला, सो इस बार बायो का टेस्ट नहीं है, सो प्लीज मेक श्योर कि अच्छे से टेस्ट देंगे आप लोग। और एक और चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आप में से काफी लोग टेस्ट को काफी जल्दी खत्म कर देते हो, आप लोग बैठते नहीं हो काफी लंबे टाइम के लिए, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तमनप्रीत, कितना टाइम आप स्पेंड करते हो टेस्ट के ऊपर? सर इस बार 1 ही घंटा गया था सर, मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम था इसलिए। तो गलत बात हो गई ना। All of you have to spend a decent amount of time for your test. That's important. तभी आपको आदत रहेगी बैठ के सॉल्व करने की। जल्दबाजी में आपका स्कोर बन के नहीं आएगा, सो प्लीज मेक श्योर यू डोंट डू दैट, ठीक है?
So that is something we have done. This is something we have covered in this today's class. अब इसके अलावा मैं क्या करूंगा ना आपके साथ, मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ, आई थिंक वी हैव ऑल्सो शेयर विद यू एक्सक्रीटरी सिस्टम का मैंने आपके साथ माइंड मैप भी शेयर करा हुआ है. तो जो लोग नहीं लगा पा रहे क्लास आपकी 11th वाली, तो वो माइंड मैप को भी पढ़िए, उनको देखिए, वहां पे समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीन देयर इन द माइंड मैप और रीच आउट टू मी, राइट. यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर द नेक्स्ट एमटी. और हो सकता है कि शायद आपका एमटी डिले हो जाए. आपका नेक्स्ट मेजर टेस्ट का जो डेट था, अगर आपको याद होगा, तो वो आपका था 29 सितंबर का. हाँ जी, पॉसिबिलिटी है क्योंकि कुछ बच्चों की एग्जाम आने वाली है. सो बिकॉज ऑफ दैट इट माइट गेट डिलेड, एक हफ्ता लेट. तो इसमें आपका ही फायदा है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए आपके बाकी के चैप्टर करने का. सो प्लान अकॉर्डिंगली एंड ट्राई टू हैव अ गुड ग्रिप ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर आप ग्रिप बनाओ, ठीक है. बिकॉज पॉसिबली ये वीक में शायद से ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, और एल्स अगले वीक के पहले लेक्चर में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, राइट. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. बट वंस द चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड, I think only chapter will remain for 12th grade is going to be 2 chapters, right? और पंजाब के जो हमारे यहाँ पे बच्चे हैं, I would recommend कि जब आपको छुट्टियां बीच में मिलेगी तो प्लीज अपने बैकलॉग को एक बार देखना. और जब बैकलॉग को आप सीखोगे, पढ़ोगे ना, और अगर आपको पढ़ने के बाद कुछ चीज समझ नहीं आ रही, देन प्लीज रीच आउट टू मी एंड देन वी कैन रिजॉल्व दोस थिंग्स. अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आपको, ठीक है. सो और लेट्स कीप इट अप टू हियर ओनली. मैं आपके साथ बाद में एक असाइनमेंट शेयर करता हूँ, उसे सॉल्व कर देना आप लोग, राइट. सो चलिए, लेट्स रैप दिस अप. विल कैच यू अगेन आफ्टर सम टाइम. And